आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे स्टैटिक्स का 4th क्लास, जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे एडिटिंग एंड कोडिंग ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, सीरीज, टाइप ऑफ सीरीज, फ्रीक्वेंसी एंड टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे कि सैम्पलिंग कैसे करते हैं, इसका टेक्निक हम लोग बता चुके थे, और डेटा कलेक्शन टूल्स कि डेटा हम किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सा मेथड है। तो ये दोनों चीज़ हो जाने के बाद नेक्स्ट होता है कि जब हम डेटा कलेक्ट करके लाते हैं, जब डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो कलेक्ट करने के बाद इसको हमको एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस मतलब कि आपको रिजल्ट पर प्रोड्यूस करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम क्वेश्चनर भर के आते हैं, क्वेश्चनर, तो क्वेश्चनर क्या होता है कि हमारा वो रॉ डेटा होता है, रॉ डेटा। ठीक है, तो उसको सबसे पहला एंट्री करना पड़ता है, एंट्री, है ना। तो एंट्री करते समय, है ना, करने के पहले जिस समय हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारा एडिटिंग का प्रोसेस उसी समय से शुरू होता है। ठीक है, एडिटिंग क्या होता है उसमें कि सबसे पहला जो हम क्वेश्चनर फिलअप किए थे, जब हम क्वेश्चनर भरते हैं तो क्वेश्चनर भरने के बाद हम घर में आते हैं, है ना। तो घर में आने के बाद उसको एक बार क्वेश्चनर को हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसमें हमको एरर ढूंढना पड़ता है कि एरर है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एडिट करने का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड एडिट। फील्ड एडिट, तो फील्ड एडिट क्या है कि अगर हम किसी क्वेश्चनर में कोई क्वेश्चन पूछना भूल गए हैं या फिर उसको हम फिलअप करना भूल गए हैं, तो सबसे पहला होता है कि आप उसको रिकॉल करके भर लीजिए। रिकॉल, है ना, कि रिस्पोंडेंट क्या बोला था और हमने यहाँ पर नहीं लिखा। दूसरा होता है कि रिविजिट। रिविजिट, रिविजिट करते हैं कहाँ, फील्ड रिस्पोंडेंट के पास, और फिर से हम वो जो खाली स्थान मेरा छूटा हुआ था या फिर कोई कॉलम हम नहीं भर पाए थे तो उसको हम लोग फिर से फिलअप करवाते हैं, है ना। तो ये जब हमारा मिसिंग रहता है, मिसिंग होता है कि जिसको हम पूछने समय नहीं भर पाए या फिर हम उस माइंड से हट गया, हम उसको भर नहीं पाए, तो वापस जाकर हम उसको फिलअप करते हैं रिस्पोंडेंट से पूछकर। तो एडिटिंग का पहला काम होता है डेटा कलेक्शन करने के समय। उसके बाद का जो एडिटिंग होता है वो एडिटिंग हमारा होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिसिंग, मिसिंग वैल्यू, वैल्यू। ठीक है, मिसिंग वैल्यू या फिर जब एंट्री करते हैं तो यही हो जाता है रॉन्ग डेटा, या फिर इसको हम लोग चेक करते हैं क्रॉस चेकिंग। क्रॉस चेकिंग, तो क्रॉस चेकिंग में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला सीक्वेंशियली देखते हैं, है ना, एंट्री करने के बाद कि वहाँ पर कोई भी बॉक्स सेल हमारा एम्प्टी तो नहीं है, खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो फिर वहाँ पर हम लोग भरेंगे या रिकॉल करेंगे। दूसरा चीज़ कि रॉन्ग एंट्री तो नहीं हुआ है। रॉन्ग एंट्री कहने का मतलब कि कोई बोला आपको 36 और आपने लिख दिया 63, तो इस तरह से करके हम वहाँ पर स्क्रूटनी करते हैं डेटा को। दूसरा चीज़ होता है इसमें कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं बता दिया है, मिस इन्फॉर्मेशन, इसको भी हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। तो मिस इन्फॉर्मेशन को हम लोग कैसे चेक करते हैं कि अब हम देख रहे हैं कि एक क्लास में और 10 बच्चा है और इस 10 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और सबका जो मंथली एक्सपेंडिचर आ रहा था आपका 1000 से 2000 के बीच में आ रहा था, लेकिन किसी ने बोल दिया आपको 5000 रुपया। तो अब 5000 रुपया बोल दिए तो ये रेंज से बाहर हो गया। तो इसको एक बार हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे या फिर
इन्हीं के बेसिस पे इसको हम लोग एडिट करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारा डेटा क्या हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी या हायर वैल्यू होगा तो हमारा रिजल्ट को गलत इंटरप्रेट कर देता है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी क्रॉस चेकिंग करते हैं और खाली स्थान को भरते हैं, है ना। कुछ चीज का हम लोग को एक्सपीरियंस के आधार पे भी यहाँ पर एडिट करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप रूरल में जा रहे हैं तो रूरल एरिया में रिस्पोंडेंट आपका उतना पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, तो आपको अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है, या फिर आपको इंफॉर्मेशन देके रिस्पोंडेंट को हेल्प करना होता है कि आप सारा इंफॉर्मेशन बताते जा रहे हैं, है ना, और वो आपको उत्तर देते जा रहा है। जैसे कि अगर कोई इंग्लिश नहीं जानता है या फिर वो वर्ड को नहीं जानता है तो आपको उसी के भाषा में आपको बोल के डेटा कलेक्ट करना होता है ना। तो इस तरह से मिसिंग बहुत सारा हमारा क्वेश्चनर कलेक्ट करने के बाद होता है और उसी समय भी पूछने समय भी होता है, तो ये सारे चीज को एक बार देखना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, कोडिंग, कोडिंग ऑफ डेटा। तो कोडिंग बेसिकली क्या होता है हम लोग का, कि क्वालिटेटिव डेटा को न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट करना होता है, न्यूमेरिकल में। ठीक है, जैसे कि हमने डेटा कलेक्ट किया जेंडर पे, तो जेंडर में आपको दो ऑप्शन आ जाता है, मेल और फीमेल। ठीक है, तो मेल और फीमेल क्या आएगा आपको, वर्ड में आएगा, और वर्ड में हम मैथ नहीं लगा सकते हैं या डेटा एनालाइज नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमको मैथ के भाषा में डिजिट में अब उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, डिजिट। ठीक है, तो डिजिट में रिप्रेजेंट करने के लिए हमको यहाँ पर मेल को कोडिंग करना पड़ेगा, कोडिंग। तो मेल को मान के चलते हैं, अगर 1 मानेंगे तो इसको हमको 0 मानना पड़ेगा। या फिर किसी का सर्वे कर रहे हैं प्रेफरेंस का, तो या तो आएगा एस बोलेगा या तो नो बोलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग एस को 1 और नो को 0 करेंगे, तो जिसमें दो आउटकम्स होगा, इसी को हम लोग कहते हैं डाइकोटोमस, डाइकोटोमस, है ना। तो यहाँ पर हमको कोडिंग करना पड़ता है। उसी तरह से अगर ऑक्यूपेशन अगर हम लेते हैं, ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन में कोई बोला कि हम एग्रीकल्चर है, फार्मर हैं, कोई बोलेगा कि हमारा क्लर्क है, कोई बोलेगा बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, कोई बोलेगा सेल्फ एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड है, कोई बोलेगा लेबरर है। अब ऑक्यूपेशन में आपका इतना आ गया, तो आपको यहाँ पर कोडिंग करना होगा। जिसको मर्ज करना है उसको मर्ज भी कर सकते हैं, या फिर इसको आपको कोडिंग करना होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हम इसको न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल में। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वालिटेटिव डेटा होते हैं, उसको हमको कोडिंग करना पड़ता है नंबर में चेंज करने के लिए, ताकि उस पर हम मैथमेटिकल फॉर्मूला या स्टैटिकल मेथड हम उसमें अप्लाई कर सकें। तो इसी तरह बहुत सारा होता है, ऑक्यूपेशन हो गया, जेंडर हो गया, मैरिड अनमैरिड। क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादा इस तरह का प्रयोग करते हैं, या इसी को हम लोग डमी भी बोलते हैं, डमी वेरिएबल, जो आगे इकोनोमेट्रिक में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ें। नेक्स्ट हम लोग का है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, या फिर इसको अरेंजमेंट ऑफ डेटा भी बोल सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ डेटा। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ डेटा बेसिकली क्या है, कि जो हम रॉ डेटा लाए, रॉ डेटा क्वेश्चनर भर के हम एंट्री कर दिए, तो एंट्री हम कर दिए, तो इससे हमारा कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, है ना। इसको हमको कंक्लूजन या रिजल्ट के आधार पे इसको पहले क्लासिफाइड करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना होता है, या फिर उसको क्रॉस टेबल में सजाना होता है, टेबल में। ठीक है, तो पहले जो हमारा रॉ डेटा है उसको अरेंज करते हैं, है ना,
कि अगर रूरल का है तो रूरल का अलग लिखेंगे, अर्बन का है तो अर्बन का अलग लिखेंगे, मेल का इन्फॉर्मेशन है तो मेल का अलग लिखेंगे, फीमेल का है तो फीमेल का अलग लिखेंगे, एजुकेशन है तो एजुकेशन का अलग लिखेंगे, हेल्थ का है तो हेल्थ का अलग लिखेंगे। तो इस तरह से करके हम इसमें अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम अरेंजमेंट ऑफ डेटा भी बोलते हैं और या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कि हम डेटा को विभाज्य करते हैं। जो हम लोग रूरल अर्बन कर रहे थे उसको हम क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जब हम डेटा के करते हैं तो ये किसके आधार पे करते हैं? सम प्रॉपर्टीज के आधार पे, प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन ए ग्रुप क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन प्रॉपर्टीज, कि जो विशेषता के आधार पे, जो सेम सिमिलरिटी जिसमें होगा, सिमिलरिटी के आधार पे डेटा को अलग करेंगे, है ना। और इसका क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम ऐसा क्यों करते हैं? तो सबसे पहला होता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन है ना, कि आसानी से हम समझ सकें, आसानी से समझना कि अगर हम डेटा कलेक्ट करके लाए, एंट्री कर दिए, तो वो एंट्री सिर्फ हमको कुछ रिजल्ट नहीं बताएगा, बल्कि जब उसको हम टेबल में बना देते हैं, क्रॉस टेबल में बना देते हैं, तो वो हमारा फिगर बताता है कि एक्चुअल में डेटा बोल क्या रहा है। तो आसान भाषा में हम लोग को समझने के लिए, उसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्लासिफिकेशन करना होगा। नहीं तो एक तरफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का डेटा है, अब दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो हम कुछ भी उसको रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं या कुछ भी एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, एग्रीकल्चर का डेटा को एग्रीकल्चर के साइड रखना होगा और इंडस्ट्री का डेटा इंडस्ट्री के साइड रखना होगा। तो ये दोनों सेपरेट काम करना होगा। अब एग्रीकल्चर डेटा का अलग प्रॉपर्टीज होगा, विशेषता होगा, और इंडस्ट्री डेटा का अलग प्रॉपर्टीज होगा और इसका अलग कैरेक्टरिस्टिक भी होगा और एनालिसिस टूल्स भी अलग अलग लगेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन का क्या होता है कि डेटा को हम सिंप्लीफाई कर दें ताकि आसानी से एनालिसिस और समझने में आसानी हो। दूसरा यूटिलिटी, है ना, उपयोगिता। तो अपनी उपयोगिता के अनुसार हम डेटा को क्लासिफाइड करते हैं कि अगर हमको सिर्फ परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए अलग तरह से टेबल बनाएंगे, अगर हमको उसमें कोरिलेशन निकालना है तो ये इसके लिए हमको अलग से अरेंजमेंट करना होगा। तो जैसी हमारी उपयोगिता है, जैसी ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम डेटा को एनालाइज करते हैं और उसको क्लासिफाइड करते हैं। तीसरा, नॉन ऑफ डेटा डिफरेंसेस, है ना। दूसरा कि डेटा में जो डिफरेंस है इसको पता करने के लिए, कि अगर एक मेल का है और फीमेल का, दोनों को एक ही साथ लेकर नहीं पता चलेगा, लेकिन मेल का अलग और फीमेल का अलग कर देते हैं और दोनों को घटा देंगे तो हमारा डिफरेंस पता चल जाएगा आसानी से कि किसका कम है और किसका ज़्यादा है। तो हम लोग डेटा में डिफरेंस या वेरिएशन को भी मेजरमेंट करने के लिए या उसको चेक करने के लिए, देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा, उद्देश्य के अनुसार से या कैलकुलेशन एंड एंड्स, है ना, कि उसको एनालिसिस करने के आधार पे भी डिवाइड करते हैं और दूसरा उद्देश्य के आधार पे भी डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, ताकि हमें एक उद्देश्य के लिए एक जगह पर डेटा सारा मिल जाए और हम आसानी से उसको एनालाइज कर सकें। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव कहने का मतलब कि डेटा अगर उलझा हुआ रहेगा, है ना, तो वो हमारा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, कोई देख के उससे कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकल सकता है। लेकिन अगर हम डेटा को सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर देते हैं, है ना, तो वो हमको अट्रैक्टिव लगेगा कि 1 2 3 4 5, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि हमको देखने में भी अच्छा लगेगा, टेबुलर फॉर्म में भी हो जाएगा और हम आसानी से उसका डेटा का नेचर को या ट्रेंड को हम पता कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन, कि हम एक अच्छा क्लासिफिकेशन हम किसको कहेंगे, है ना, एक अच्छा अरेंजमेंट हम किसको कहेंगे। तो इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला होता है कंप्रीहेंसिव, है ना, मतलब कि जितने भी डेटा है, या व्यापकता, ठीक है, मतलब कि ऑल डेटा शुड बी इंक्लूडेड, है ना, जितना भी डेटा है वो सारे डेटा हमारा इंक्लूड होना चाहिए, उसमें आना चाहिए, ठीक है, सभी आंकड़े आने चाहिए, है ना, कोई छूट ना जान जाए। अगर हम अरेंज कर रहे हैं और कुछ मिसिंग हो जाएगा तो ये भी हमारा रिजल्ट को या रिसर्च वर्क को इन्फ्लुएंस कर देगा, हमारा रिजल्ट गलत आ सकता है। दूसरा क्लियरिटी, है ना, कि क्लियरिटी के लिए कि कौन सा डेटा कहाँ का है और इसको क्या करना है ना, एग्रीकल्चर का है कि इंडस्ट्री का है कि लेबर का है, इसको क्लियरिटी करने के लिए, मतलब कि क्लियर हमको पता चल जाए, स्पष्ट रूप से पता चल जाए, ठीक है, रिसर्चर को या फिर डेटा एनालाइजर को, डेटा साइंटिस्ट को ये पता चले कि ये डेटा को हमको करना क्या है, मतलब डेटा में पूरा क्लियरिटी होना चाहिए कि ये कोरिलेशनल टेबल है, ये रिग्रेशन टेबल है ना, और ये हमको सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है। तो उस तरह से डेटा में पूरा क्लियरिटी होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए डेटा हम अरेंज कर रहे हैं। तीसरा होमोजेनिटी, ठीक है, होमोजेनिटी कहने का मतलब समरूपता होना चाहिए डेटा में, समरूपता कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास सर्वे किए 100 आदमी का और 100 आदमी का इनकम हम लिए हैं, तो इनकम तो हमारा तीन तरह से हो सकता है, लो, मिडिल और हाई। तो हम क्या करेंगे, सबको अगर मिक्सअप कर देंगे तो हमको एवरेज नहीं पता चलेगा कि लो का कितना है, मिडिल का कितना है और हाई का कितना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लो वाले लोग को एक ग्रुप में रखते हैं, ग्रुप 1, और इसको 2 में, इसको 3 में। तो जो भी डेटा हमारा लो का है तो ये इसमें हमारा होमोजेनिटी होगा, एक तरह का डेटा होगा, मिडिल वाला में भी होमोजेनिटी होगा और हाई वाला में भी होमोजेनिटी होगा, ठीक है। या फिर इसको हम लोग क्लास इंटरवल में डाल देते हैं कि 0 से 10, 10 से 20। तो ये हमारा क्या बता रहा है कि जो डेटा होगा 0 से 10 वो इसमें आ जाएगा, 10 से 20 होगा वो इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो होमोजेनस डेटा होता है, एक तरह का प्रॉपर्टी जिसमें होती है, वो सारे डेटा को एक साइड कर देते हैं, है ना, और इससे हमारा आसानी हो जाता है डेटा को पहचानने में या फिर सिमिलर डेटा को एक साथ रखने में, जो आगे चल के हमको एनालिसिस करने में आसानी होता है। तीसरा होता है स्टेबिलिटी, कि स्थिरता होना चाहिए। स्थिरता कहने का मतलब ये नहीं कि उसको हम चेंजिंग होते रहे बार बार, ठीक है, कि कोरिलेशन निकालने उस समय हमारा अलग कोरिलेशन वैल्यू आया और जब रिग्रेशन निकाले उस समय कोरिलेशन का वैल्यू अलग आया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम ये हर स्थिति में अगर कोरिलेशन का वैल्यू निकाल रहे हैं तो स्टेबल होना चाहिए। तो हमारा जो अरेंजमेंट है वो स्टेबल होना चाहिए, उसमें इलास्टिक मतलब कि चेंजिंग नेचर का नहीं होना चाहिए। तीसरा होता है इलास्टिक कहने का मतलब होता है लोचदार। तो इसका मतलब है कि हम डेटा को इस तरह से अरेंज करें कि जब भी हमको जो पर्पस है ना, पर्पस के अनुसार से उसमें हम अपना टेक्निक टूल्स लगा सकें, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि अरेंज ऐसा किए हैं कि उसमें हम एक ही एनालिसिस कर सकते हैं, दूसरा के लिए फिर से हमको अरेंजमेंट करना होगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए, कि अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए ताकि हम वहां से अलग अलग पर्पस के लिए डेटा हम वहां से उठाएं और उसको हम एनालाइज करें। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग का एक जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो एक मास्टर चार्ट बनाना पड़ता है। चार्ट जो क्वेश्चनर को पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है 1 2 3 4 5 है ना, उसको यहाँ पर फिलअप करते हैं, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को। इधर रिस्पोंडेंट हो जाता है
एक पहला रिस्पोंडेंट, दूसरा, तीसरा, या हाउस होल्ड 1, हाउस होल्ड 2, हाउस होल्ड 3, हाउस होल्ड 4। इस तरह से एक तरफ नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट हो जाता है और एक तरफ इधर क्वेश्चन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। तो हम लोग क्वेश्चनर को एंट्री करते हैं तो किस फॉर्म में हो जाता है, मैट्रिक्स फॉर्म में, है ना। और इसमें हम लोग फिर कोडिंग करते हैं। तो इस फॉर्म में अगर हम लोग अरेंज कर लेते हैं तो हमको जो भी डेटा चाहिए यहाँ से हम उठा लेंगे, और उठाने के बाद वो अपने अनुसार से उसको हम ढाल देंगे। लेकिन अगर आधा इन्फॉर्मेशन को हम इंक्लूड किए, जैसे कि अगर इनकम और एक्सपेंडिचर का करना है, तो पहले हम इनकम और एक्सपेंडिचर का कर दिए, बाद में उसका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को अगर एनालाइज करता है तो उसके लिए अलग। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, और सही से रिजल्ट भी नहीं आता है। इसलिए एक मास्टर चार्ट या फिर मेगा चार्ट बनाते हैं, मेगा सीट। एक्चुअली जब एक्सेल में काम करते हैं तो इसको मेगा सीट कहते हैं। तो मेगा सीट में सारा क्वेश्चनर को हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, डेटा एंट्री कर देते हैं। उसके बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से हम उठा लेते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि अगर हम डेटा को अरेंज कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं, तो उसका कौन कौन सा मेथड होता है ना। तो उसको अरेंजमेंट हम लोग किसके आधार पर करते हैं, सबसे पहला ज्योग्राफिकल आधार पे, ज्योग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, कि ये रूरल का है, ये अर्बन का है ना, ये स्टेट का है। अब स्टेट में भी जिस स्टेट का है ना, डिस्ट्रिक्ट का है, विलेज का है। तो इस तरह से हम लोग इसको ज्योग्राफी के आधार पे डिवाइड करते हैं पहला, है ना। कि आप हिली एरिया को लिए हैं तो हिली एरिया का अलग होगा, फिर कोल्ड एरिया का होगा तो कोल्ड एरिया का अलग होगा। मतलब यहाँ पर ज्योग्राफी के आधार पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। जैसे एक तरफ आप सिटी ले सकते हैं, तो सिटी या सॉरी स्टेट, तो एक यहाँ झारखंड का अलग होगा, है ना, बिहार का अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डेटा को हम डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग अलग करते हैं, या उसको अरेंज करते हैं। दूसरा होता है क्रोनोलॉजिकल, लॉजिकल। तो क्रोनोलॉजिकल में हमको क्या होता है कि टाइम के अनुसार इसको अरेंज करना होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, द बेसिस ऑफ टाइम, है ना। कि पहले हमारा क्या आएगा, 2010 आएगा, फिर 2011 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, है ना। कि ऐसा नहीं कि 10 के बाद 14 लिखें, 14 के बाद फिर 12 लिखें, 12 के बाद फिर 11 लिखें। तो ये हमारा रिजल्ट कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालेगा। तो हम लोग समय के अनुसार भी डेटा को अरेंज करते हैं कि किस समय का डेटा है। तो ये ज़्यादातर हम लोग को काम आता है किसमें, टाइम सीरीज डेटा में, सीरीज डेटा में। ठीक है, और ज्योग्राफिकल और ये सब जो होता है टाइम सीरीज के साथ साथ क्रॉस सेक्शनल डेटा में भी यूज होता है। नेक्स्ट होता है क्वालिटेटिव के आधार पे, क्वालिटेटिव या क्वालिटी भी बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट में हम लोग क्वालिटी के आधार पे करते हैं, जैसे कि अर्बन, रूरल, है ना। देखिए एक ज्योग्राफिकल के आधार पे भी होता है और इसमें क्वालिटी के भी आधार पे होता है। मेल, फीमेल, लिटरेट, इलिटरेट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वालिटेटिव के आधार पे इसको अरेंजमेंट करते हैं। उसी तरह से अगर सोशल ग्रुप में लेंगे तो ST, SC, OBC, जनरल, है ना। या फिर आप कास्ट के आधार पे भी कर सकते हैं, रिलीजन के आधार पे भी कर सकते हैं। तो ये सब क्या बता रहा है, एक क्वालिटी को बता रहा है, एक गुण को बता रहा है ना। क्वालिटी कहने का मतलब होता है गुण। तो इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं या उस डेटा को अरेंज करते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव। तो यहाँ क्वांटिटी में क्या होगा, हमारा सब चीज न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल डेटा होगा, डेटा।
तो बेसिकली क्वांटिटी में हम लोग दो तरह से इसको डिवाइड करते हैं। पहला को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट और दूसरा को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी या इसी को हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं, कंटिन्यूअस, है ना। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखिए, अभी कंटिन्यूअस, फ्रीक्वेंसी आगे क्लियर करते हैं। तो डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, जिसका होल नंबर होता है, या फिर जो डेटा जंप करता है होल नंबर में, जैसे कि 2 4 6 8 1 2 3 4 5, है ना, या 10 20 30, इस तरह का डेटा रहेगा, जिसको हम लोग किस में रखेंगे, डिस्क्रिप्टिव में रखेंगे, कि एक रिस्पोंडेंट का एक ही डेटा होगा। जैसे कि अगर एक पहला रिस्पोंडेंट का इनकम ले रहे हैं तो 3000 रुपया होगा, तो ये हमारा क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन में होता है, फ्रैक्शन में, जिसको अगर हम इंडिविजुअली अगर हम लिखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि 0.01 10.001, तो इसको हमको अरेंज करने में बहुत लंबा सीट लग जाता है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ऐसे को हम लोग क्या करते हैं, रेंज में अरेंज करते हैं, ठीक है, कि 0 से 10। अब 0 से 10 में जितना भी पॉइंट हो या फिर कुछ भी हो, सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। 10 से 20, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। तो क्वांटिटिव को हम लोग क्या करते हैं, दो तरह से इसको अरेंज करते हैं। नेक्स्ट, सीरीज, है ना। तो जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस है उसी को हम लोग यहाँ नेक्स्ट में क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज, सीरीज और कंटिन्यूअस न्यूअस सीरीज, ठीक है। यहाँ सीरीज कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम सेम लॉजिक के लिए सेम ग्रुप रखते हैं, है ना, ग्रुप, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ए सीरीज as used statically may be defined as things or attributes of things arranged according to same logic order, है ना। इसमें अरेंजमेंट कैसे करते हैं, अरेंजमेंट विथ सेम प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज और लॉजिक, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन का हमारा था होमोजेनिटी, मतलब कि समरूप डेटा, एक तरह का डेटा को एक साइड रखें, है ना। तो इसको बेसिकली डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में सेम चीज होता है कि होल नंबर होता है ना, या फिर जंप नंबर होता है, जो होल नंबर में जंप करेगा 1 2 3 4 5, और कंटिन्यूअस में हमारा फ्रैक्शन में होगा। नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी, या इसको हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिपीटेड वर्ड, है ना, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, है ना, ठीक है। तो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब, अगर हम डेटा कलेक्ट किए हैं और पहला का 1 2 3 4 5 आदमी के लिए, और ये 10 15 15 20 आया है, तो इंडिविजुअली अगर हम लिखेंगे तो सबको अलग अलग लिखना होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि रिपीट कौन कौन कर रहा है, पहला और दूसरा, फिर ये रिपीट ये कर रहा है, और फिर ये अलग है, तो जब हम इसको सीरीज में बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी में जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो पहला क्या लिखेंगे, 10 जो है वो कितना आया, 2, 15 कितना आया, 2, 20 कितना आया, 1। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि एक ही छोटा सा कॉलम में या छोटा सा में हमारा सारा डेटा या सारा इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो गया, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या होता है कि रिपीटेड ऑब्जर्वेशन की एक सीरीज में, है ना, जो हम सीरीज अरेंज किए हैं, जो डेटा का सीरीज बनाए हैं, उसमें एक नंबर कितना बार रिपीट किया है, ठीक है। तो जितना बार रिपीट होता है वही उसका फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहलाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, टाइप ऑफ
फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो आता है हमारा कहाँ से, सीरीज से, है ना। तो सीरीज को ही हम अरेंज करते हैं तब हमारा फ्रीक्वेंसी आता है। तो सीरीज को भी हम लोग दो तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। पहला को बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, विजुअल सीरीज, और दूसरा को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज, फ्रीक्वेंसी सीरीज, है ना। तो इंडिविजुअल सीरीज में हर ऑब्जर्वेशन सिंगल रहेगा, जैसे कि पहला हाउस होल्ड का 10 है तो दूसरा हाउस होल्ड का 20 है ना, तीसरा का 22 है। तो ये सिंगल रहेगा। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है कि एक रिस्पोंडेंट के लिए एक ही डेटा होगा या फिर एक सेल में एक ही डेटा होता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, रिपीटेड होता है ना। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब ही होता है रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। तो ये फ्रीक्वेंसी जो होता है वो दो तरह से होता है, जिसको हम लोग पहला कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, या फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यहाँ पर डिस्क्रीट इंडिविजुअल में यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, कहने का मतलब कोई रिपीटेड नहीं होगा, नॉट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। और डिस्क्रीट में क्या होगा, रिपीटेड होगा लेकिन होल नंबर में होगा, नंबर में। जैसे 10 आया 2 बार, 20 आया 3 बार, है ना। तो इस केस में होगा। जबकि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, रेंज होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होगा एक इंटरवल का होगा, जैसे 0 से 10 तो इसमें 5 आया, और 10 से 20 तो इसमें 2 आया। तो ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी हो रहा है, लेकिन ये कौन सा फ्रीक्वेंसी हो रहा है, हमारा रेंज का फ्रीक्वेंसी होगा, सिंगल का नहीं। अब यहाँ पर 5 जो आया ये 1 ही 5 बार आ सकता है, एक ही 5 बार हो सकता है, या 2 भी 5 बार हो सकता है, या फिर 1 2 3 4 5 कंटिन्यूअसली 5 बार हो सकता है। मतलब कि 0 से 10 तक कुछ भी पॉसिबल है ना, जिसका काउंट करने बाद 5 ही आता है। यहाँ पर कोई नहीं है कि 10 ही 5 बार है या 0 ही 5 बार है, बल्कि 0 से लेकर 9 तक, है ना, यहाँ 9 तक इंक्लूड होता है। तो 0 से 9 तक कोई भी ऑब्जर्वेशन हमारा पूरा पूरी 5 भी हो सकता है, या फिर कंटिन्यूअसली 1 से लेकर 5 भी हो सकता है। तो इसको डिटेल में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो पहला क्या था, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा कि जैसे कि अगर हम लेते हैं एक तरफ रोल नंबर, है ना, 1 2 3 4 5, और एक तरफ मार्क्स लेते हैं, तो मार्क्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 25 40 50 और 35। तो ये हमारा क्या हो गया कि एक के लिए एक ही डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है ना, रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, इसको इंडिविजुअल सीरीज। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, बस याद रखिएगा, जहाँ फ्रीक्वेंसी होगा तो वो डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस होगा, और जहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, इंडिविजुअली लिखा हुआ है, तो वो हमारा इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगा। दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज जो होता है, इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी कैसा होगा, होल नंबर में, तो एक डिजिट का ही फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे कि 10 20 30 40। तो 10 के लिए कितना है फ्रीक्वेंसी, 10 कितना लोग लाया है, 5। 20 कितना लोग लाया है, 4। 30 कितना का मार्क्स आया है, 5। 40 कितना का आया है, 4। तो यहाँ पर क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है उसका रिपीटेड, कि 10 नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितना है, 5 स्टूडेंट हैं। तो अगर हम इसको इंडिविजुअल में लिखते हैं तो पहला का 10, दूसरा का 10, तीसरा का 10, चौथा का 10, पंचवा का 10। तो इस तरह से बहुत लंबा सीरीज हो जाता था। लेकिन इसी को हम लोग क्या किए कि इसको लिख दिए फ्रीक्वेंसी में, कि 10 लाने वाले कितना है, 5। ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस सीरीज।
तो कंटिन्यूअस सीरीज ये फ्रीक्वेंसी का दोनों पार्ट है, फ्रीक्वेंसी में डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज दोनों आता है। तो अब यहाँ पर हम लोग रेंज ले लेते हैं, है ना, जैसे 10 से 20, 20 से 30। तो 10 से 20 में हमारा कितना हो जाएगा, 4, 5 जो भी इसमें लेना है ना, पहले ऑलरेडी समझा चुके हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट दोनों को सजाने का मेथड भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेली बार। टेली बार या फिर हिंदी में इसको मिलान चिन्ह कहते हैं, है ना, कि जैसे कि अगर 11 आया है हमारा 3 बार, है ना, 3, 12 आया 1, 16 आया 2, 17 आया 5 बार, 18 आया 1 और 20 आया 6 बार, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे टेली बार में, टेली बार में इसको 3 लाइन देंगे रोमन, इसके लिए 1 रोमन में लिखेंगे, इसको 2 रोमन में, इसको 4 लिखकर और 1 क्रॉस कर देते हैं, है ना। और इसमें 1 और 6 है तो पहले 5 लिख लेते हैं क्रॉस, उसके बाद 1 एक्स्ट्रा लिख देते हैं, तो ये 6 होगा। तो अरेंजमेंट करने का ये भी स्टाइल होता है ये टेली बार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में थोड़ा सा। कंटिन्यूअस सीरीज, तो कंटिन्यूअस सीरीज में हमारा रेंज होता है जैसे कि 0 to 10, 10 to 20। तो देखिए जो स्टार्टिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं जैसे 0 और 10, पहला का स्टार्टिंग क्या है 0, दूसरा का स्टार्टिंग क्या है 10। तो ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और जो उसके बाद आता है ना, उसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, है ना। तो लोअर लिमिट पहले वाला होता है और अपर लिमिट बाद वाला होता है। अब इसका जो इंटरवल होता है ना, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल किसको कहते हैं, कि ये जो इंटरवल हम लिए हैं जैसे कि 0 से 10 लिए हैं, है ना, तो 0 से 10 के बीच कितना गैप है ना, कितना ऑब्जर्वेशन लिया है, या फिर 10 से 15, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5। तो यही हमारा आई कहलाता है, मतलब कि इंटरवल, है ना। तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटरवल निकालने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट टर्म आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मिड वैल्यू, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू क्या होता है कि इसका एवरेज होता है, इंटरवल का एवरेज, है ना। जैसे कि 0 to 10 है, 10 से 20 है, तो इसका मिड वैल्यू क्या होगा कि दोनों को जोड़ देंगे, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 5। दूसरा का क्या हो जाएगा 10 - 20/2 इक्वल टू 15, है ना। तो जब भी हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं तो इंडिविजुअल को देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम इसमें सीरीज फॉलो करने लगे, पहला में 10 का अंतर है। अगर मान के चलते हैं यहाँ पर 20 से 40 है तो हम इसको नहीं देखेंगे बल्कि इसको ही देखेंगे, तो दोनों को निकालेंगे 20 + 40/2, तो यहाँ कितना हो जाता है 60/2, तो इक्वल टू 30। तो मिड वैल्यू इसका क्या होगा 30। अब इंटरवल को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है जो एग्जाम में पूछते रहता है ना, वो क्या होता है आई इक्वल टू रेंज बटा 1 + 3.322 log n, है ना, जिसको दिया था कौन, प्रोफेसर स्टिगलर। ठीक है, तो इसके थ्रू भी हम लोग क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके।
है ना। तो यहाँ रेंज क्या हो गया, जैसे कि 500 और 5500 या 550 है, तो दोनों को घटा देंगे तो 50 हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारा हो जाएगा रेंज, है ना, अपर माइनस लोअर। और यहाँ पर एन हो जाएगा कि आप कितना क्लास इंटरवल चाहते हैं, है ना, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, कि 2 चाहते हैं, 3 चाहते हैं, 4 चाहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बोलेगा तो आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज का बात नहीं हो रहा है, बल्कि कंटिन्यूअस सीरीज का हो रहा है, कंटिन्यूअस सीरीज का, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, या कंटिन्यूअस सीरीज को अरेंज हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में कितना तरह से करते हैं। तो बेसिकली 5 तरह से होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज या फ्रीक्वेंसी। दूसरा इंक्लूसिव, तीसरा ओपन एंडेड, चौथा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और पंचवा होता है मिड वैल्यू। तो एक्सक्लूसिव सीरीज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं अपवर्जी, ठीक है। इंक्लूसिव को कहते हैं समावेशी, ओपन एंडेड को कहते हैं खुले सिर वाले, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं संचयी आवृत्ति, और मिड वैल्यू को बोलते हैं माध्य मूल्य, ठीक है। तो अपवर्जी मतलब उसको इंक्लूड नहीं करा होता है, समावेशी मतलब सारा उस एक ही इंटरवल में समावेश हो जाएगा। ओपन एंडेड और खुले सिर वाले में लोअर लेवल का और अपर लेवल का पता नहीं रहता है, और कम्युलेटिव में हर एक दूसरे के जोड़कर लिखा जाता है। और मिड वैल्यू क्लास इंटरवल का बीच का वैल्यू होता है, जिसको हम लोग एवरेज कहते हैं, एवरेज ऑफ क्लास इंटरवल, है ना। तो एक एक करके देखते हैं कि किसको हम लोग एक्सक्लूसिव कहते हैं और किसको इंक्लूसिव, ओपन एंडेड, कम्युलेटिव और मिड वैल्यू कहते हैं। तो पहला हम लोग लेते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। तो देखिए इस केस में हमारा क्या होगा, पहले एग्जांपल ले लेते हैं तब समझ में आ जाएगा। 10, 15 ये मार्क्स हो गया और ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो 10, 15, 15 to 20, 20 to 25, और इसमें क्या हो गया 4, 5, 8। तो देखिए जब एक्सक्लूसिव कहेंगे तो यहाँ पर हमारा रेंज कितना है 10 to 15। तो यहाँ पर 15 को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। पहला सीरीज में हम यहाँ से 10 से लेकर 14 तक ही डेटा को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है ना। तो इस केस में 10 से 15 में हम लोग कितना आएगा, सिर्फ 14 तक ही आएगा। 15 आइटम को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो 15 कहाँ पर ऐड होगा, 15 से 20 का रेंज में। मतलब कि अपर लिमिट को एक्सक्लूसिव सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट को उसमें शामिल नहीं करते हैं। अपर लिमिट कहाँ करते हैं, जब नेक्स्ट ये लोअर लिमिट बन जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर यहाँ पर 15 है तो ये 15 किस में ऐड हो जाएगा, इसमें होगा। तो उसी तरह से 20 इसमें शामिल नहीं होगा, बल्कि 20 किस में शामिल होगा, यहाँ तक होगा। कहने का मतलब अगर इसको हम लेंगे तो यहाँ 10 से 14 तक ही शामिल हो सकता है इंक्लूड, इसमें 15 से 19 तक जो भी डेटा आएगा, और इसमें 20 से 24 तक। तो यहाँ पर क्या होता है याद रखिएगा, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता है ना।
इसलिए ये कंटिन्यूअस फॉल करेगा। कैसा? 10 to 15, मतलब कि एक का यहाँ पर अपर लिमिट, दूसरे का लोअर लिमिट बनता है, लोअर लिमिट, है ना। तो जब इस तरह का सीरीज रहेगा तो इस तरह को सीरीज को हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। नेक्स्ट होता है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज, तो इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि इसमें अपर लिमिट, जो भी एक क्लास इंटरवल होता है उसके अंदर जितना भी रेंज का डेटा होता है सब इंक्लूड होता है। जैसे कि 14, 10 to 14, 15 to 16, सॉरी 15 to 19, 20 to 24, 25 to 30। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से पूरा डेटा अरेंज होगा यहाँ पर कि 10 से 14 के बीच जितना होगा सब ऑल इंक्लूड हो जाएगा। फिर 15 से 20 होगा, इसमें भी ऑल इंक्लूड होगा, है ना। फिर 20 से 24 तक जितना भी होगा सारे डेटा यहाँ पर इंक्लूड होंगे, है ना। और ये यहाँ पर डिसकंटिन्यू होगा क्योंकि इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट नहीं बनेगा, बल्कि एक ज्यादा होगा इसमें, कि अगर ये 14 है तो यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर 19 है। अगर इसका अपर लिमिट क्या है? 19 है, तो इसका लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? 20। तो इसके अंतर्गत जितना भी डेटा आएगा सब इसी के अंतर्गत आएगा, 20 से 24 के बीच। तो यहाँ पर 20 भी आएगा, 21 भी आएगा, 22 भी आएगा, 23 भी आएगा और 24 भी आएगा। यहाँ पर हम एक्सक्लूड किसी को नहीं कर रहे हैं बल्कि सभी को इंक्लूड कर रहे हैं। तो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक का लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करते हैं, अपर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट कितना है? 15 दूसरा का, और पहला का अपर लिमिट कितना है? 14। तो डिफरेंस कितना आ गया? 1। अब 1 को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, है ना, तो कितना आ जाएगा? 0.25। अब ये 0.25 को लोअर लिमिट में क्या करते हैं? घटा देते हैं, है ना, लोअर लिमिट में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और अपर लिमिट में जोड़ देते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पर हमारा क्या है? 10 to 14, तो 10 में से 0.5 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9.5, और अपर लिमिट में जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 14.5, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलते हैं। नेक्स्ट होता है ओपन एंड सीरीज, ठीक है। ओपन एंड करने का मतलब ना तो इसका लोअर लिमिट का पता होगा, लोअर, और ना ही इसका अपर लिमिट का पता होगा। दोनों जो होगा अननोन होगा, अननोन या लिमिटलेस होगा, लिमिटलेस, है ना। जैसे कि यहां पर बोल देगा कि बिलो टू 5, बिलो टू 5, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 5 to 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना। अब यहां पर लिख देगा एबव 30। तो देखिए, अब बिलो 5 इन्फिनिटिव नंबर हो सकता है, पॉइंट में काउंट करेंगे तो इन्फिनिटिव नंबर हो जाएगा, और एबव 30 से ऊपर करेंगे तो यहाँ पर भी इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट मालूम नहीं होता है। तो ऐसे अगर हम सीरीज होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सीरीज या फिर खुला सीरीज, ठीक है। और जब इसको सीरीज में चेंज करते हैं तो हम लोग यहाँ बेसिकली मान लेते हैं 0 to 5, है ना, कि इसका लोअर जाएगा तो 0 और इसका अपर जाएगा तो कहाँ? जो पीछे वाला है, जिसे 10 का यहाँ पर अंतर है, तो इसको भी हम लोग 10 आगे बढ़ा देते हैं, 30 से 40, ठीक है। लेकिन स्टिल ये हम सुविधाजनक के लिए इस तरह से अरेंज करते हैं। लेकिन बिलो टू 5 यहाँ पर हमारा इन्फिनिटिव होगा और अबव टू 30 इन्फिनिटिव होगा। लेकिन जब क्लास इंटरवल बोलते हैं तो उसका नज़दीकी जो इंटरवल होता है उसी के आधार पर यहाँ पर हम इसका भी क्लास इंटरवल बना देते हैं। नेक्स्ट होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
सीरीज, हाँ, संचयी आवृत्ति श्रृंखला इसको बोलते हैं। तो देखिए इस केस में हम लोग फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो चीज को यहाँ पर अलग करना है। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब होता है रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब होता है कि हर एक नेक्स्ट के साथ जोड़ देना, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये 5 to 10 है, 10 to 15, 15 to 20, 20 से 25 और 25 से 30। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, रिपीटेड, तो ये कितना हो जाएगा 3, 8, 9, 4, 4। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया कि पार्टिकुलरली 5 से 10 के बीच कितना है, 10 से 15 के बीच कितना है, अब 15 से 20 के बीच कितना है, 20 से 25 के बीच कितना है, 25 से 30 के बीच कितना है। लेकिन जब हम इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो हर एक नेक्स्ट वाले को जोड़ते जाएंगे। जैसे कि ये 3 के 3 हो जाएगा। अब दूसरा जब होगा तो अब इसके प्रीवियस के साथ जोड़ देंगे, 8 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। अब 11 को फिर किसके साथ जोड़ेंगे, 9 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 20। फिर 20 को हम लोग जोड़ देंगे किसके साथ, 4 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 24। और अगर हम 24 को जोड़ देंगे फिर 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 28। कहने का मतलब कि नेक्स्ट जो होता है वो प्रीवियस के टोटल से जुड़ता है। तो जहां प्रीवियस 3 था तो नेक्स्ट इसका जब लिखेंगे तो हम प्रीवियस और इसको दोनों को जोड़ के 11 होता है। अब जब फिर नेक्स्ट लिखेंगे तो इसका जो टोटल है प्रीवियस का और करंट का दोनों को जोड़ के हम यहाँ लिखेंगे, है ना। उसी तरह से इसका जो टोटल होगा इसको नेक्स्ट के साथ जोड़ देंगे और फिर उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो ये टोटल हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट डिजिट जो होगा, डिजिट या नंबर, ये टोटल नंबर को दिखाता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये और ये फ्रीक्वेंसी को अगर हम भी जोड़ेंगे तो वो भी हमारा कितना आएगा 28। तो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, या फिर इसी को हम लोग टोटल नंबर भी कहते हैं ना। तो यहाँ पर आप टोटल फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं या फिर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू n, कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर होता है, ठीक है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट जो हाईएस्ट नंबर होता है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो दो तरह से होता है। पहला को बोलते हैं लेस देन, और दूसरा को कहते हैं हम लोग मोर देन, मोर देन, है ना। तो यहां पर देखेंगे कि लेस देन किसको कहते हैं और मोर देन किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी हम लोग लेस देन बोलेंगे, लेस देन, तो जो नंबर होगा या फ्रीक्वेंसी जो उसमें लिखाएगा वो हाईएस्ट नंबर से लिखाएगा, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, है ना। या फिर इसको हम लोग बोल देंगे टॉप टू बॉटम, बॉटम, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि लेस देन 10, तो यहां पर मैक्सिमम कितना है 10, है ना। तो यहां से 10 से जो भी आएगा 0 तक का ऑब्जर्वेशन इंक्लूड होगा, इंक्लूड होगा। दूसरा कि अगर हम कहते हैं लेस देन 15, तो यहां पर हमारा 15 से नीचे जितना भी आएगा वो सारा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, 0 तक, है ना। तो यहां पर हम याद रखना की वाली चीज क्या है कि लेस देन में हमेशा बॉटम, टॉप टू बॉटम जाता है ना। जबकि मोर देन में, मोर देन में बॉटम टू, बॉटम टू टॉप जाते हैं, टॉप,
ठीक है, जैसे कि अगर हम बोलते हैं मोर देन 10, तो ये यहां पर कैलकुलेट होगा 11 से एबव ऊपर, है ना। तो ये लोअर लोअर लिमिट से शुरू हो रहा है, लोअर लिमिट से, कि यहाँ लोअर कितना हो गया 10, है ना। अब यहाँ जो काउंटिंग होगा 10 के बाद होगा, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह से यहाँ पर शुरू होगा। तो एक एग्जांपल देके देख लेते हैं। जैसे लेस देन, है ना, तो एक तरफ हम मार्क्स ले लेते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लेस देन 10, ठीक है। दूसरा उसके बाद 20, 30, 40, 50। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा इसमें, 4, 2 या 20, 40, 48 एंड 50। तो अब यहां देखिए, अगर इसको हम लोग क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे, क्लास इंटरवल, तो यहां पर क्या है कि लेस देन 10, तो यहां 0 से 10 होगा, फिर 10 से 20 होगा, फिर 20 से 30 होगा। मतलब कि ये हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज बन जाएगा। फिर 30 से 40 हो जाएगा, फिर 40 से 50 हो जाएगा, है ना। तो ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, 20 यहाँ पर होगा, 40 यहाँ पर होगा, 48 यहाँ पर होगा और 50 यहाँ पर होगा। और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो जोड़ते जाएंगे, 4, 24, 64, 4 12, ठीक है। तो इस तरह से कंटिन्यूअस इसको हम लोग जाएंगे। वहीं अगर हम मोर देन का बात करेंगे, मोर देन, है ना, तो मोर देन हमारा क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव सीरीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसको मोर देन भी लिखते हैं, या अप टू 10,000। अगर इसको हम बोलते हैं 10,000 या 1,000, तो यहाँ से कितना होगा, नीचे से लेकर जितना भी होगा 1,000 तक इसमें शामिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग 1,000 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 1,001 होगा, ठीक है, से लेकर 2,000। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2,001 to 3,000, है ना। तो कहने का मतलब इसका जो सीरीज होगा वो सारा यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। 22 अगर फ्रीक्वेंसी है, इसको यहाँ पर आएगा तो इसको यहाँ पर टोटल यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा, है ना। जब इसको हम लोग सीरीज बनाएंगे अप टू का, तो इसको हम लोग इसी तरह से बनाएंगे कि एक में हमारा इंक्लूसिव सीरीज होना चाहिए। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू क्या हो जाता है, इंटरवल का एवरेज होता है। जैसे कि 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है ना। तो इसको अगर मिड वैल्यू में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और 5 के बाद इसको 15 हो जाएगा, 15 के बाद 25, 25 के बाद 35। तो कभी कभी हमारा मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ रहता है ना। तो फ्रीक्वेंसी मिड वैल्यू से हम लोग फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो यहाँ पर पहला का जो नंबर है ना, इसको हम लोग एम कहेंगे, है ना। और दोनों का डिफरेंस जो है उसको हम लोग आई कहेंगे, जो कितना है 10, कि 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना, 5 घटाएंगे तो कितना होगा 10। तो लोअर लिमिट निकालने के लिए क्या होता है, m माइनस 1/2 इंटू वाई, ये हमारा क्या निकल जाएगा, पहला का लोअर लिमिट, और इसके लिए हमारा I2 m माइनस 1/2 आई। तो यहाँ पर हमारा m कितना है 5, और 1/2 आई कितना है 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, तो ये लोअर लिमिट हमारा 0 निकल जाएगा।
और इसके लिए हमको क्या करना होगा कि ये कितना है 15, और यहाँ 1/2 इंटू 10, तो ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो I2 हमारा यहाँ पर कितना निकल गया 15 माइनस 5। ठीक है, तो I1 हमारा क्या निकल गया 0, और I2 हमारा निकल गया 10। तो ये हमारा पहला का निकल गया कि लोअर 0 माइनस 0 to 10। तो इस तरह से हम इसको सारे को कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मिड वैल्यू दिया हुआ है तो इससे हम कैसे क्लास इंटरवल निकालें। इसी में एक आता है, जैसे कि अभी हम लोग देखें फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रीवियस के टोटल से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं, और एक और होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को दूसरा हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, या फिर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मल का, जो आगे आपको काम आएगा, है ना। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जैसे कि अगर हम ले रहे हैं 10 में 2 है, 20 में 4 है, 30 में 0 to 10 कर देते हैं, 10 to 20, 20 to 30, और इसमें कितना है 2 है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया मार्क्स फ्रीक्वेंसी, तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया 10। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, या उसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ते हैं रिलेटिव, है ना। या फिर इसको हम लोग शेयर भी कह सकते हैं कि 10 में 2 का कितना प्रोबेबिलिटी है या फिर शेयर है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि 2/10, 4/10 और 2/10। तो जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे भी टोटल प्रोबेबिलिटी वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना। तो इसी को हम लोग रिलेटिव कहते हैं, या फिर इसको अगर हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2, 0.4 और 0.2, और इसको भी जोड़ेंगे तो हम 1 आ जाएगा। तो जब इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, टोटल से डिवाइड कर देते हैं इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को, तो ये हमारा बन जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसी से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी शुरू होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कि नॉर्मल होगा, है ना। तो इसी से हम लोग प्लॉट करते हैं प्रोबेबिलिटी से, जिसका टोटल एरिया क्या हो जाता है नॉर्मल अगर किए तो इसका भी हमारा 1 के बराबर होता है ना। कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे एरिया, तो कितना हो जाएगा 1 होगा, है ना, प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो ये आज था अरेंजमेंट ऑफ डेटा।